फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से जो है अरिहंत का जो है एनसीईआरटी साइंस का जो एमसीक्यूज है उसको देखते हैं। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी साइंस में जो है अध्याय 3 को देखने वाले हैं। अध्याय 3 देखेंगे और अध्याय 3 जो है आपका बल तथा न्यूटन के गति विषयक नियम दिया गया है। तो चलिए इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज जो प्रश्न है आपको उन प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 3 चलिए शुरू करते हैं। चलिए देख सकते हैं कि निम्न में से जो है संपर्क बल के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है। संपर्क बल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। पहला कहता है कि दो चुंबकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, मांसपेशियों के जो है क्रिया स्वरूप लगने वाला पेशीय बल, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी जो है दूसरी आवेशित वस्तु पर लगने वाला जो है स्थिर वैद्युत बल, पृथ्वी द्वारा जो है लगने वाला गुरुत्व बल, इसमें कौन आपका सत्य है आपके संपर्क बल के संदर्भ में। तो इसका ऑप्शन जो है उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही है। आपका ऑप्शन बी क्या कहता है कि मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप जो है लगने वाला पेशीय बल जो है आपका क्या है, संपर्क बल है। चलिए इसके संदर्भ में जो है व्याख्या क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं कि मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां जो है किसी वस्तु के संपर्क में होती है। वह बल जिसमें जो है दो वस्तुओं के मध्य जो है संपर्क की आवश्यकता नहीं होती और संपर्क बल कहलाता है। ठीक है, उदाहरणार्थ जो है आपके चुंबकीय बल, विद्युत स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्व बल, ये सभी आपके असंपर्क बल के उदाहरण है। तो संपर्क बल के संदर्भ में ऑप्शन बी आपका सही है आपका। ठीक है, चलिए आगे कि निम्न में से असंपर्क बल के संदर्भ में जो है असत कथन का चयन करें। असंपर्क बल के संदर्भ में जो है असत देखना है। तो दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, चुंबक द्वारा लोहे पर जो है लगाया गया बल, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, रस्सी को खींचते समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल, इन चारों में जो है असंपर्क बल के संदर्भ में गलत कौन सा है। तो देखा जाए तो 1 और 4 आपका गलत है। ठीक है, 1 और 4 यानी एक क्या कहता है कि दो सतहों के मध्य लगने वाला जो है घर्षण बल, 4 कहता है कि रस्सी को खींचते समय जो है मनुष्य द्वारा लगाया गया बल। ये दोनों जो है आपके गलत है असंपर्क बल के संदर्भ में। चलिए व्याख्या देखते हैं। देख सकते हैं कि नीचे जो है दिए गए कथनों में से जो है 1 और 4 असंपर्क बल के उदाहरण नहीं है, क्योंकि इस घर्षण बल तथा रस्सी को जो है खींचते समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल जो है दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला संपर्क बल है आपका। ठीक है, जिसमें जो है किन्हीं दो सतहों या पृष्ठों के जो है मध्य संपर्क होता है, वह होता है आपके संपर्क बल। लेकिन यहाँ पूछा गया था असंपर्क बल के संदर्भ में कथन दिया गया था। ठीक है, और कथन 2 और 3 जो है असंपर्क बल के उदाहरण है, क्योंकि जब दो वस्तुओं के मध्य जो है कोई संपर्क नहीं होता है तब उनके मध्य जो है जो बल कार्यरत है तो उसे जो है असंपर्क बल कहते हैं। जैसे चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सभी जो है आपके असंपर्क बल के उदाहरण है आपके। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बल केवल जो है गतिशील वस्तुओं की चाल में जो है परिवर्तन कर सकता है। गतिशील वस्तुओं पर गौर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कागज की शीट से रगड़ने पर जो है एक्स्ट्रा स्थित वैद्युत आवेश जो उपार्जित कर लेता है। ठीक है, घर्षण बल के कारण जो है नदियों में जो है पानी नीचे की ओर बहता है। विश्व में सभी वस्तुएं जो है एक दूसरे पर जो है गुरुत्व बल लगाती है। इसमें कथन सही देखना है कौन इसमें चारों में सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4 सही है आपका ऑप्शन 2 और 4। यानी 2 में क्या कहता है कि कागज की शीट से रगड़े जाने पर जो है एक्स्ट्रा स्थित वैद्युत आवेश जो है उपार्जित कर लेता है, यह ठीक है आपका। ठीक है, और 4 कहता है कि विश्व में जो है सभी वस्तु एक दूसरे पर जो है गुरुत्व बल लगाता है। तो 2 और 4 आपका सही है, बाकी आपका 1 और 3 जो है वह आपका गलत है। चलिए इसके संबंध में व्याख्या देख सकते हैं कि कथनों में से जो है 2 और 4 सही है। जब कागज की शीट से जो है स्ट्रॉ को जो है रगड़ा जाता है तो वह जो है स्थिर विद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है, क्योंकि स्ट्रॉ तथा कागज के मध्य जो आवेश का जो है स्थानांतरण होता है। ठीक है,
पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो है विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे पर जो है गुरुत्व बल लगाती है। यह सही आपका 2 और 4, ठीक है। और 1 और 3 गलत है। इसके संबंध में है कि बल के कारण जो है गतिशील वस्तु को जो है रोका जा सकता है तथा स्थिर जो है वस्तु को गतिमान किया जा सकता है। गुरुत्व बल के कारण जो है नदियों में जो है पानी नीचे की ओर बहता है गुरुत्व बल के कारण। इसमें दिया था आपके किसके कारण, तो आपके घर्षण बल दिया था, तो इसलिए वह गलत हो गया। आगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घर्षण बल गतिशील वस्तु की जो है विपरीत दिशा में कार्य करता है। किसी वस्तु को जो है त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। उपरोक्त में से जो है कौन सा कथन सही है आपका, तो देखा जाए तो 1 और 2 दोनों सही है आपका। क्या सही है एक बार से देख लेते हैं। घर्षण बल जो है गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है, सही है, ठीक है। किसी वस्तु को जो है त्वरित करने के लिए जो है एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, यह सही है आपका, ठीक है। चलिए आगे कि निम्न में से जो है संतुलित बल को कौन सा जो है कथन व्यक्त करता है। संतुलित बल तो आपका गुब्बारे पर जो है दोनों हथेलियों से बल लगाकर जो है आकृति में परिवर्तन, ईंट पर जो है अलग अलग परिमाण का बल लगाना, रस्साकसी में एक शक्तिशाली टीम का जो है दूसरी टीम को जो है खींचना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें देखा जाए तो कौन सा कथन जो है आपके संतुलित बल को व्यक्त करता है, तो ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए क्या कहता है कि गुब्बारे पर जो है दोनों हथेलियों से बल लगाकर आकृति में परिवर्तन करना, या आपका जो है किसको व्यक्त करता है, तो आपके संतुलित बल का, ठीक है। संतुलित बल क्या होता है देख सकते हैं कि दिए गए कथन में जो है गुब्बारे पर दोनों हथेलियों से दबाकर गुब्बारे पर बल लगाने पर उसकी आकृति में परिवर्तन करना संतुलित बल को व्यक्त करता है, क्योंकि दोनों हथेलियों द्वारा जो है गुब्बारे पर समान परिणाम का जो है बल लगाया गया, यानी समान परिणाम का बल लगाया गया, वो आपका संतुलित बल हुआ, ठीक है। जबकि ईंट पर जो है अलग अलग परिमाण का जो है बल तथा जो है रस्साकसी में जो है शक्तिशाली टीम का अधिक परिमाणी असंतुलित बल को व्यक्त करता है आपका, ठीक है। चलिए आगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ठीक है। किसी भी वस्तु का जड़त्व केवल वस्तु की गति के जो है अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तो इसमें से कथन देखना है। तो एक केवल सही है आपका। एक क्या कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, यह सही आपका। 2 गलत है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, तो देख सकते हैं कि दिए गए कथनों में से एक सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, क्योंकि जो है आपके किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। कथन 2 असत्य है, क्योंकि किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी जो है विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। लेकिन यह क्या कह रहा था कि किसी भी वस्तु का जड़त्व केवल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो गया था आपका, ठीक है। चलिए आगे कि बस के अचानक चलने पर जो है उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। यह जो है उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो विराम का जड़त्व का उदाहरण आपका किसका है, विराम का जड़त्व आपका, ठीक है। तो देख सकते हैं बस के अचानक चलने पर जो है उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर जो है विराम के जड़त्व के कारण जो है गिरते हैं, क्योंकि यात्रियों का जो है नीचे वाला भाग जो बस के संपर्क में है आगे की ओर जो है गतिमान हो जाता है, जबकि ऊपर वाला भाग जो है जड़त्व के कारण विराम की स्थिति में रहने की कोशिश करता है, इसलिए वह जो है पीछे की ओर जो है विस्थापित हो जाता है आपका, ठीक है। आगे कि एक ट्रेन जैसे ही जो है चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का जो है सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है, तो स्थिरता का जड़त्व है आपका, क्या है, स्थिरता का जड़त्व है आपका। चलिए आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया है जड़त्व के प्रकार और जड़त्व का उदाहरण, तो इसका जो मिलान होगा यानी दिशा का जड़त्व का जो उदाहरण हो जाएगा आपका क्या होगा, बस के जो है मुड़ने पर यात्रियों का बाहर की ओर झुकना, दिशा का जड़त्व हो गया, ठीक है। विराम का जड़त्व कौन होगा, तो कंबल को जो है पीटने पर धूल के कोनों का अलग होना, और गति का जड़त्व है तेज दौड़ते घोड़े के जो है अचानक रुक जाने पर घुड़सवार का आगे की ओर गिरना, या फिर गति का जड़त्व का उदाहरण है। तो इस तरह से ऑप्शन बी के साथ आप इसको मिलान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूटन के प्रथम नियम
से जो संबंधित कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना है। बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में जो है परिवर्तन करने के लिए जो है आवश्यक होता है। न्यूटन का प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो इसमें सही देखना है न्यूटन के प्रथम नियम के संबंध में। तो आपका जो है 1 और 2 दोनों सही है आपका, 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि देख सकते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित 1 और 2 दोनों कथन सही है। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति या स्थिर अवस्था या सरल रेखा में जो है एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में जो है बनी रहती है जब तक कि उस पर जो है बाह्य बल न लगाया जाए। यह नियम जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। तो इस तरह से ऑप्शन 1 और 2 दोनों आपका सही है न्यूटन के प्रथम नियम के संबंध में आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवेग में जो है परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है। तो इसमें देखा जाए तो कथन सही देखना है। तो 1 और 3 सही है आपका, 1 और 3 यानी 1 क्या कहता है तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, यह सही है आपका। और 3 क्या होता है कि संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है, यह सही है। अब लेकिन 2 आपका गलत है। तो देख सकते हैं इसके संबंध में दिया गया है कि दिए गए कथनों में से 1 और 3 सही है, क्योंकि संवेग एक जो है सदिश राशि है, अर्थात इसमें जो है परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है, अतः कथन 2 गलत है, क्योंकि संवेग द्रव्यमान तथा वेग का जो है गुणनफल होता है। देख सकते हैं P बराबर mv होता है आपका। ठीक है, आगे है कि बल गुणनफल है। बल जो है गुणनफल है किसका तो यह आपके है द्रव्यमान तथा त्वरण का। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समान समय के लिए लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों के जो है समान संवेग परिवर्तन करता है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर जो है आरोपित बल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। बल को जो है न्यूटन प्रति केजी में भी मापा जा सकता है। सही कथन देखना है तो केवल 1 सही है आपका, केवल 1 क्या कहता है कि समान समय के लिए लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में जो है समान संवेग परिवर्तन करता है, यह सही है आपका। बाकी बी 2 और 3 आपका सही है आपका, गलत है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है न्यूटन के द्वितीय नियम का जो है उदाहरण है। न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा तो देख सकते हैं कि क्रिकेट के खेल के मैदान में जो है क्षेत्ररक्षक को जो है तेजी से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचना। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों का जो है कुशन या बालू पर कूदना, किसी तीव्र गति की जो है कैरम की गोटी से टकराकर जो है ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी ही जो है ढेरी से बाहर आती है। इसमें न्यूटन के द्वितीय नियम से जो है उदाहरण कौन है आपके तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 आपका। ठीक है, 3 नहीं है न्यूटन का। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 पिंडों के बीच जो है परस्पर बल सदैव समान और एक दिशा में होते हैं। ठीक है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल एक जो है वस्तु पर कार्य करते हैं। इसमें भी कथन सही मतलब सही कथन चुनना है तो इनमें से कोई नहीं, इन दोनों में से कोई भी कथन जो है आपका सही नहीं है। देख सकते हैं क्यों सही नहीं है तो दिए गए कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं, क्योंकि न्यूटन के जो है गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कोई वस्तु जो है किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी जो है पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है, एक वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्रिया तथा दूसरी वस्तु द्वारा लगाया गया बल जो है प्रतिक्रिया कहते हैं, को प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अतः प्रत्येक क्रिया की बराबर तथा विपरीत दिशा में जो है प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तथा क्रिया प्रतिक्रिया जो है अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इनमें कोई कथन आपका सही नहीं है। चलिए आगे है कि आवेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आवेग के संदर्भ में, ठीक है, तो बल तथा समय का गुणनफल आवेग है। संवेग परिवर्तन की दर जो है आवेग को निरूपित करती है। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। तो इसमें देखा जाए तो 1 और 3 आपके सही है, यानी पहला क्या कहता है बल तथा समय का गुणनफल आवेग है आपका, यह ठीक है। तीसरा कहता है कि संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं आपका। ठीक है, तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन 2 गलत है, यानी संवेग परिवर्तन की दर आवेग को निरूपित करती है, यह गलत है आपका। ठीक है, आगे कि निम्न में से किसका संबंध जो है न्यूटन के तृतीय नियम से है। तृतीय नियम बंदूक से गोली जो है
छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर गति करना, नाविक का नाव से किनारे पर कूदना, सड़क पर चलना। तो 1, 2, 3 तीनों सही आपके न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण के संबंध में, ठीक है। देख सकते हैं कि दिए गए कथन में 1, 2, 3 न्यूटन के जो है तृतीय नियम के उदाहरण है। जैसे बंदूक से जो है गोली छूटने पर बंदूक का जो है पीछे की ओर गति करना, सड़क पर चलना तथा नाविक का जो है नाव से किनारे पर कूदने पर जो है नाव का पीछे जाना। इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब जो है दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगाती है। वही आपका न्यूटन का तीसरा नियम कहता है आपका, ठीक है। आगे है कि कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो गोली बंदूक निकाय का जो है कुल संवेग संरक्षित रहता है आपका, ठीक है। गोली का संवेग परिवर्तन बंदूक के संवेग परिवर्तन के बराबर है। तो इन दोनों में देखा जाए तो आपका ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है आपका। तो आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। इस रेखीय संवेग संरक्षण का नियम जो है न्यूटन गति के तृतीय नियम पर आधारित है, ठीक है। रॉकेट का जो है प्रक्षेपण रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। टकराने से पहले कुल संवेग बराबर टकराने के पश्चात कुल संवेग। कौन सा इसमें कथन सही है? तो ऑप्शन सी 1, 2, 3 यानी सब सही है आपका। इसमें 1, 2, 3 जो है यानी 1, 2, 3 तीनों सही है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन ए कहता है कि एक पूर्णतः जो है घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से स्वयं को जो है गति में ला सकता है। आर कहता है यदि किसी तंत्र पर जो है कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो जो है इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। दोनों में देखा जाए तो आपका कौन सही है और कौन गलत है? तो आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है आपका, ठीक है। आगे है कि यदि घर्षण न हो तो वस्तु को जो है गतिशील अपनी दिशा में परिवर्तित करेगा, अपनी चाल को परिवर्तित करेगा, अपनी गति की अवस्था में रहेगी, अपनी गति की अवस्था को जो है विरामावस्था में परिवर्तित करेगी। क्या होगा ऐसे स्थिति में? यदि घर्षण न हो तो आपका अपनी गति की अवस्था में जो है रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए आगे है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा जो है बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ जो है सड़क से सख्त होती है। तो सड़क जो है बर्फ से सख्त होती है, ठीक है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका डी हो जाएगा कि बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए चलना कठिन होता है आपका, ठीक है। आगे है कि घर्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घर्षण से संबंध में, ठीक है। स्वचालित वाहनों में ब्रेक प्रणालियों में जो है ब्रेक पेड़ों का उपयोग करके जो है घर्षण को घटाया जा सकता है। कबड्डी खिलाड़ी मिट्टी जो है रगड़ कर घर्षण को बढ़ाते हैं ताकि जो है प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सके। द्रव तथा गैसों द्वारा उत्पन्न घर्षण को जो है कर्षण कहते हैं। घर्षण से जो है उस पर उत्पन्न होती है। इन सब में देखा जाए तो घर्षण से संबंधित कथन जो है आपका कौन सा सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 2, 3, 4 यानी 2, 3, 4 आपके सही हैं घर्षण के संबंध में, एक गलत है आपका, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोटनिक घर्षण जो है सर्पी घर्षण से अधिक होता है आपका, ठीक है। सर्पी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से कम होता है। स्थैतिक घर्षण जो है लोटनिक घर्षण से कम होता है। बॉल बेयरिंग जो है सर्पी घर्षण को जो है लोटनिक घर्षण में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें कथन से सही चुनना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका 2, 3 और 4 2, 3, 4 सही है, लेकिन एक आपका गलत है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।